ठाकुर ने अनाज की बोरी कीचड़ में फेंक दी और उस पर थूक दिया। यही कीमत है तेरी ईमानदारी की, धीरू सड़ा हुआ। पूरा गांव देख रहा था। धीरू हाथ जोड़े खड़ा था, पूरे दिन की मेहनत से अभी तक थका हुआ, जिसकी उसे 1 रुपया भी नहीं मिला था। ठाकुर जी 3 दिन और दे दीजिए, हर रुपया चुका दूंगा, अपने बाप की कसम। ठाकुर हंसा, ऐसी हंसी जो सिर्फ उसे ही मजाकिया लगती थी। 3 दिन, ये बहाना 3 महीने से सुन रहा हूँ। कल सुबह या तो पैसा मेरे हाथ में होगा या तेरी झोपड़ी मेरी होगी। बड़ई को जमीन नापने के लिए बोल भी दिया है। मेरा घर छीनने से पहले ही तुम इसे ले चुके हो और जो मेरा हक है वो ले रहा हूँ, बाकी तेरी समझ। कजरी दौड़ती हुई आई, अपने पति को पीछे खींचा, इससे पहले कि वह कुछ ऐसा कहते जो घर से भी ज्यादा भारी पड़ जाए। पीछे गांव वाले फुसफुसा रहे थे, हमदर्दी में नहीं, तमाशे में। एक गरीब आदमी का गिरना उन लोगों के लिए मुफ्त तमाशा होता है जो खुद उसकी जगह होने से डरते हैं। उस रात आसमान भी बिल्कुल धीरू के मूड जैसा था। वह फट पड़ा। उनके एक कमरे के घर में छत के 3 अलग अलग हिस्सों से पानी टपक रहा था, इतनी तेजी से कि कजरी बर्तनों में पकड़ ही नहीं पा रही थी। धीरू, कल की रोटी के लिए अनाज भी नहीं है। सुबह तक ठाकुर के पैसे कहाँ से लाएंगे? बताओ कहाँ से? धीरू ने फौरन जवाब नहीं दिया। वह छोटे मिट्टी के दिए को घूरता रहा, जिसकी लौ दीवार की दरारों से आती हवा से लड़ रही थी। वही दीवार जिसे वह 2 साल से ठीक करने का वादा कर रहा था। शायद हमें आज रात ही निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि वह पूरे गांव के सामने हमें बाहर फेंके। कम से कम कुछ इज्जत के साथ तो जा सके। धीरू, कहाँ जाएंगे कजरी? किसके दरवाजे? हमारे पास तो भागने के लिए कोई परिवार भी नहीं बचा। ये शब्द कमरे में भारी होकर लटक गए। कजरी ने अपने हाथों की तरफ देखा, वही हाथ जिन्होंने 6 सालों से हर दिन खाना बनाया, सफाई की और एक बेहतर जिंदगी की दुआ मांगी। तभी बाहर एक आवाज, गरज नहीं, एक इंसानी आवाज, मदद के लिए चीखती हुई कहीं बाढ़ में डूबे रास्ते के पार से। वह पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका। कोई बाढ़ के पानी में फंसा है। हमारे पास कुछ नहीं है, अपने लिए भी खाना पूरा नहीं है। आज रात या किसी और की समस्या बनने दो। अगर मैं सिर्फ तभी लोगों की मदद करूं जब मेरे लिए आसान हो, तो मैं ठाकुर से बेहतर नहीं हूँ। बारिश छोटे पत्थरों की तरह लग रही थी। धीरू कमर तक पानी में उतर गया। आवाज का पीछा करते हुए हर कदम पर उसके पैर कीचड़ में धंसते जा रहे थे। उसे एक आदमी मिला, आधा डूबा हुआ, टूटे हुए गाड़ी के पहिए को पकड़े, बेहोशी के कगार पर। उसके बगल में एक और शख्स, अब पुकारने की भी ताकत नहीं बची थी उसमें। मुझे पकड़ो, जो भी हो मत छोड़ना। धीरू ने अजनबी को अपनी पीठ पर उठाया और घर की लंबी राह पकड़ ली। धारा उसकी टांगों को पीछे खींच रही थी। आदमी का पूरा वजन 2 बार उन दोनों को लगभग डुबो चुका था। जब तक वो अपने दरवाजे तक पहुंचा, उसकी अपनी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। कजरी, दरवाजा। काजरी ने दरवाजा खोला और वह नजारा देखकर सन्न रह गई। उसका पति भीगा हुआ और कांपता हुआ एक अजनबी को उठाए हुए, जो मरने के ज्यादा करीब लग रहा था बजाय जिंदा रहने के। उन्होंने उसे आग के पास लिटा दिया। कजरी ने उसे उस इकलौते सूखे कपड़े से पोंछा जो उनके पास था, वही कपड़ा जो कल के काम के लिए रखा था। धीरू कोने में गया, घर में बची खाने की इकलौती थाली उठाई और उसे अजनबी के सामने रख दिया। खोलो, अभी खाओ। आज रात मुझसे ज्यादा ताकत तुम्हें चाहिए। कजरी की नजरें अपने पति से मिली। एक खामोश बहस जो किसी ने जुबान पर नहीं लाई। हमारे पास इतना नहीं है, ये अजनबी है, कल हम सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस पास आई और जो थोड़ा बहुत बचा था उसे परोसने में मदद की, आखिरी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके, ताकि अजनबी ठीक से खा सके। वह आदमी बोलने की ताकत न होने पर भी आधी बंद आंखों से उन्हें देखता रहा। एक ऐसा आदमी जो लगभग डूब चुका था, उन लोगों के हाथों खाना खा रहा था जिनके पास खुद देने के लिए कुछ नहीं बचा था। बाद में अजनबी आग के पास सो चुका था। धीरू काजरी के पास बैठा, दोनों भीगे हुए, भूखे और थके हुए। कल हम घर खो देंगे और आज रात हमने अपना आखिरी खाना एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसे हम जानते तक नहीं। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि मैंने एक बेवकूफ से शादी की। तुम्हारे पिता गलत नहीं थे, लेकिन एक बेवकूफ भी बेहतर नींद सोता है, ये जानकर कि उसने अपने दरवाजे के बाहर किसी को मरने नहीं दिया। एक पल के लिए, बस एक पल, कमरे का डर कुछ शांत सा हो गया। 2 लोगों के बीच एक छोटी थकी हुई हंसी, जिनके पास एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं बचा था। सुबह तक अजनबी उठकर बैठ गया। अब पहले से मजबूत धीरू के चेहरे को इतनी गहराई से देख रहा था कि धीरू को असहज महसूस हुआ। तुमने एक मरते हुए अजनबी को अपना आखिरी खाना दे दिया, ऐसे घर में जो तुमसे छिनने वाला है। ऐसा क्यों किया? किसी की सबसे बुरी रात में उसके साथ खड़े होना ये दान नहीं है, ये बस इंसान होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अजनबी लंबे समय तक चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आस्तीन ऊपर की, एक पुराना जलने का निशान उसकी बाह पर देखा। धीरू पूरी तरह जम गया। ये निशान मैंने इससे पहले देखा है, एक सपने में जो बचपन से मेरा पीछा कर रहा है। मेरे भाई के पास बिल्कुल यही निशान था उस रात जब हम बाढ़ में बिछड़ गए थे। बिल्कुल ऐसी ही एक सड़क। अजनबी के हाथ अब कांप रहे थे, उसकी आवाज मुश्किल से संभल रही। मेरा नाम रामन है। मैं 5 साल का था जब इसी सड़क पर एक बाढ़ में मैंने अपना परिवार खो दिया। 30 सालों से सोचता रहा कि क्या कोई बच पाया। काजरी की सांस अटक गई, हाथ मुंह पर चला गया। धीरू को कोई शब्द नहीं मिल रहा। अपनी बाह दिखाओ प्लीज। धीरू ने कांपते हाथों से अपनी आस्तीन चढ़ाई। वही निशान, आईने जैसा, उसी रात का, उसी बाढ़ का, 30 साल पहले। दोनों में से कोई भी लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। फिर रामन ने अपने भाई को इतनी कसकर गले लगाया जैसे
जैसे एक ही पल में 30 साल का बिछड़ना पूरा कर रहा हो। मैंने सालों तुम्हें ढूंढा धीरू, लोग लगाए, 4 बार इसी झिले वापस आया और तुम यहीं थे, इस हाल में जी रहे थे, जबकि तुम्हें पता नहीं था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई। कजरी देखती रह गई। आंसू अब खुलकर बह रहे थे, 2 भाइयों को देखते हुए, एक गरीब, एक अमीर, एक अपना घर खोने वाला, दूसरा उसी घर के बाहर कीचड़ में लगभग मर चुका। आखिरकार एक दूसरे तक वापस पहुंच गए। रावण ने अपना चेहरा पोंछा और अपने भाई के कंधे पकड़ लिए। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। धीरू ध्यान से सुनो, आज जो भी कर्ज तुम्हें डरा रहा है ये आज ही खत्म होता है। मैं इसे 1 घंटा भी और चलने नहीं रावण भाई, मुझे तरस के पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस दूंगा। ये तरस नहीं है, ये परिवार है और परिवार को परिवार की मदद करने के लिए इजाजत नहीं मांगनी पड़ती। आवाज सख्त, कुछ व्यापारी जैसा भाव आते हुए। अब मुझे बिल्कुल बताओ, ये तुम्हारे साथ किसने किया? कौन तुम्हें निचोड़ रहा है? ठाकुर 20 सालों से इस गांव के डर का मालिक है। हर कोई उसका किसी न किसी तरह कर्जदार है। रावण के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। गर्म जोशी की जगह कुछ ठंडा, कुछ हिसाबी आ गया। तो अब ठाकुर का सामना एक गरीब मजदूर से नहीं है, आज से उसका सामना मुझसे। ठाकुर धीरू की झोपड़ी पर पहुंचा। जैसा वादा किया था वैसे उसे कब्जे में लेने की उम्मीद लिए। इसके बजाय उसे पूरा गांव चौक में इकट्ठा मिला। महंगे कपड़ों में एक आदमी शांति से धीरू के बगल में खड़ा क्या था। है? ये कौन है? वह जो सुबह से तुम्हारी हिसाब की किताबें देख रहा है, एक मोटी बही उठाते हुए। 3 साल से लगातार तुम धीरू से तय ब्याज का 3 गुना ले रहे हो। तुमने लोन के कागजों पर उसका अंगूठा जाली से लगाया, जिस पर उसने कभी दस्तखत ही नहीं किए, और यही तुमने इस गांव के कम से कम 6 और परिवारों के साथ किया है। भीड़ की फुसफुसाहट पूरी तरह बदल गई। अब तमाशा नहीं, अब कुछ गुस्से के करीब, कुछ पहचान के करीब। ये पूरी तरह झूठ है, गढ़ा हुआ। मेरे पास हर चीज की नकल है, आज सुबह ही बनाई, सीधे तुम्हारे मुनीम से। जो सालों से तुमने जो डर खिलाया था, उससे बेहतर कुछ मिलते ही खुशी खुशी बोलने को तैयार होगी। भीड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत अचानक आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पति के साथ भी यही किया। मरने से पहले हमारा दूसरा खेत ले लिया। कहा कि किसी कर्ज के लिए जिस पर हमने दस्तखत तक नहीं किए थे। एक और आदमी ने सिर हिलाया। मेरी बेटी की शादी का सोना उसके पास चला गया, ऐसे लोन के लिए जो मैं पहले ही 2 बार चुका था। एक एक करके ऐसी भीड़ से आवाजें उठने लगी जो 20 सालों से चुप थी। हर कहानी रावण के हाथ में बही का वचन बढ़ाती गई। ठाकुर ने उन चेहरों को देखा जिन्हें उसने 2 दशकों से डर के जरिए काबू में रखा था, और पहली बार वह डर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ठाकुर उसी कीचड़ में घुटनों के बल गिर गया जिसमें उसने एक रात पहले धीरू का अनाज फेंका था। धीरू, मैं तो बस जीने की कोशिश कर रहा था इन मुश्किल दिनों में सबकी तरह। गया सपाट आवाजों में। तुम उन लोगों को तोड़कर बचे रहे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। तुम्हारी औपचारिक सजा पंचायत तय करेगी, लेकिन धीरू का कर्ज पूरा चुका, अभी सबके सामने। रावण ने नोटों का मोटा बंडल धीरू के हाथों में रख दिया। इतना पैसा जितना धीरू ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिलाकर भी नहीं देखा था। धीरू ने ठाकुर की तरफ देखा, कीचड़ में घुटनों पर टूटा हुआ वही आदमी जिसने ठीक 1 दिन पहले इसी भीड़ के सामने उसे बेइज्जत किया था। उठिए ठाकुर जी। पूरा गांव खामोश हो गया, इंतजार करते हुए। मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा। हर परिवार को वापस दो जिसके साथ गलत किया, जो भी नाजायज लिया। बस इतना ही मांग रहा हूँ, बदला नहीं, सिर्फ इंसाफ। महीने बीत गए। धीरू अब रावण के साथ ऐसे बिजनेस में खड़ा था जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। गजरी अब खाना बनाने से पहले चावल के दाने नहीं गिनती थी। टपकती छत वाली झोपड़ी अब नहीं थी। उसकी जगह एक असली घर था, असली छत, असली दरवाजा जो शादी के बाद पहली बार सही से बंद होता था। ठाकुर पंचायत के आदेश से अपनी ज्यादातर दौलत खोकर अपने दिन उन परिवारों को वापस चुकाने में बिताने लगा जिनका उसने 2 दशक तक शोषण किया था। वही परिवार जो कभी उसे देखकर सिर झुका लेते थे। लेकिन धीरू ने अतीत को पूरी तरह गायब नहीं होने दिया। हर कुछ महीनों में वह उसी गांव के चौक में वापस जाता, किसी को याद दिलाने के लिए नहीं कि उसने क्या झेला था, बल्कि ये पक्का करने के लिए कि किसी और को वैसे न झेलना पड़े जैसे उसने झेला था। धीरू चौक में खड़ा एक बूढ़े मजदूर को उसकी सही मजदूरी गिनने में मदद कर रहा था। बिल्कुल सही रकम, कोई चालाकी नहीं, कोई छुपा हुआ ब्याज नहीं। बूढ़े की आंखों में गिनते हुए कोई डर नहीं। ठाकुर दूर से देख रहा था। अब धीरू की आंखों में देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। कजरी अपने पति के बगल आकर खड़ी हुई, उसका सिर उसके कंधे पर टिकाकर उस जिंदगी को देखते हुए जो वे लगभग हमेशा के लिए खो देते, अब उस चीज की जगह ले चुकी थी जो उन्होंने अपने हाथों से और उस सबसे बुरी रात के एक ईमानदार फैसले से बनाई थी। की है। उस रात तुमने हमारा आखिरी खाना एक अजनबी को दे दिया था धीरू, याद है मैं कितना डरी हुई थी? धीरू मुस्कुराया, उसे अपनी बाह में समेटते हुए। पता चला वह हमारा सबसे महंगा फैसला था और सबसे अमीर भी।